वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए रीजनिंग में टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिनमें 5 ऐसे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जिस पर आधारित प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए दोस्तों, आरओ के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 5 दिन का समय आपके पास है, क्योंकि एग्जाम 27 तारीख को है, आज 20 तारीख है। आप 25 तक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंटर दूर दूर है, तो 26 को सब अपने सेंटर के लिए निकल जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कई अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सेंटर बहुत दूर है, बारिश का मौसम है, हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। देखिए, तमाम प्रकार की समस्याएं आ सकती है। आप ऐसे समझिए ना, आपने फॉर्म 2023 में भरा हुआ है या 2023 से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, 24 बीता 25 बीता है, ऐसे वैकेंसी आती नहीं है और इतने लंबे लंबे समय के अंतराल पर एग्ज़ाम होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर जाना है, परिस्थिति चाहे जैसी, आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है, एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया है, अब इसमें से 2 संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें अगर परिवर्तित कर देंगे तो समीकरण सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को ना हमेशा हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना है, कोई इसका शॉर्टकट लॉजिक नहीं होते। आप एक एक ऑप्शन को रखकर चेक करेंगे। अब ऑप्शन रखने में आप थोड़ी सी चतुराई दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 4 है और ये 17 है। अगर इसको हम चेंज करेंगे, 28 में अगर 17 से भाग देंगे तो आंसर चाहे जो आएगा दशमलव में आएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे इस ऑप्शन को रख के चेक ही मत कीजिए। यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि बिना ऑप्शन चेक किए बना ले, तो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि जैसे आप 17 को यहाँ पर भेजेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 28 भागे 17 हो जाएगा, आंसर दशमलव में आएगा, जबकि यहाँ पर पूर्णांक दिए। तो पहला आपने चेक नहीं किया। देखिए, 28 और 2 को ट्रांसफर करना है। अगर हम यहाँ से देखिए, इसको 2 को यहाँ कर दे और 28 को यहाँ कर दे, तो 28 गुणे 17 आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 12 लाना है। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर दिया है 17 और 6 को परिवर्तित करना है, ठीक है, 17 और 6 को करना है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 आएगा, यहाँ पे 17 रखेंगे तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही, तो इसको चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 प्लस 28 भागे 4 और लिखेंगे माइनस 2 गुणे 6 और बराबर में 12। आपने क्या किया, जहाँ पे 17 था वहाँ पे 6 रख दिया और जहाँ पे 17 वहाँ पे 6 रख दिया। इसको भाग करेंगे, देखिए 4 आ गया, तो 17 प्लस 7 और माइनस 6 दूना 12। 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में से 12 घटाएंगे तो आंसर आपको 12 मिलेगा, जो कि यहाँ पे बराबर में है भी, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी इसको देखिए, 6 और 4 में क्या दिक्कत है। अब जैसे आप इसको यहाँ करेंगे ना, तो 6 से जब 28 में भाग करेंगे तो आंसर दशमलव में आएगा। तो आप ये चतुराई प्रयोग कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी ये कहिए कि आप डायरेक्ट किसी ट्रिक के साथ सॉल्व कर लीजिए, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं, आपको एक एक ऑप्शन को ही चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में जब भी आते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया है, कई बार नंबर और सिंबल दोनों दे देता है, तो उसमें तो फिर भाई और थोड़ा सा अतिरिक्त समय लग जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, अमन के पास 1, 5, 10 और 20 रुपए के बराबर बैंक नोट है। देखिए, 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है और 20 रुपये का नोट है, और जिससे कुल 1080 रुपये बनते हैं। अमन के पास कुल कितने बैंक नोट है। देखिए, 1 रुपये का अगर एक नोट होगा, देखिए यहाँ पे मैं रुपए लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोटों की संख्या लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे रुपए मतलब नोटों की संख्या और यहाँ पे कुल राशि कितनी बनेगी ये बताया जा रहा है। देखिए, अगर 1 रुपये का नोट होगा तो इससे इसकी संख्या 1 होगी तो 1 रुपये बनेगा, ठीक। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 रुपये का नोट होगा और इसकी संख्या 1 होगी तो 5 रुपये बनेगा। 10 रुपये का नोट होगा, इसकी संख्या 1 होगी तो 10 रुपये बनेगा, और 20 रुपये का नोट होगा, इसकी संख्या 1 होगी तो 20 रुपये बनेगा। 20, 10, 30, 5, 35 और 1, 36। ये ओवरऑल ना जो 4 नोट हैं, 4 नोट मिलके कितने रुपए बना रहे, 36 रुपये बना रहे। लेकिन अमन के पास कुल 1080 रुपये है, तो 1080 और भाग में 36, 36 से 108 होता है, 30 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, जो 4 नोट था ना,
उसके कारण 36 रुपये बन रहे थे। और यहाँ पे ऐसे ऐसे कुल 30 नोट है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना नोट हो गया, 120 नोट। अमन के पास कुल 120 नोट है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बनेगा। अब यही प्रश्न अगर पूछ लेता है कि 1 रुपये के कितने नोट हैं, 5 रुपये के कितने नोट हैं, तो आप आसानी से टिक कर लेते। 1 रुपये के भी 30 नोट है, 5 रुपये के भी 30 नोट है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि प्रश्न में दी गई संख्याएं निम्नलिखित समुच्चय संख्याएं आपस में संबंधित हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या दिया है 2, 2 के बाद है 6 और 6 के बाद है 42। अगर आप इसका संबंध देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 में 3 का गुणा कराया गया, डिफरेंस भी आप देख सकते हैं 4 का, लेकिन जब गुणा है तो पहले हम लोग गुणा का पैटर्न देखेंगे। और यहाँ पर गुणा कराया गया 7 का, मतलब गुणा 3 और गुणा 7। तो देखिए यहाँ पर 9 में 3 का गुणा नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, और 4 में 3 का गुणा नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 में 3 का गुणा ये आंसर हो सकता है, लेकिन देखिए 4 में 3 का गुणा कराएंगे तो 4 3 12, और फिर 12 में 7 का गुणा कराएंगे तो 12 7 84, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, चल तो गुणा ही रहा है, लेकिन लॉजिक क्या चल रहा है, देखिए ये 3 से गुणा पता है कैसे कराएगा, ये इसको ऐसे लिखा गया, गुणा 2 + 1, यहाँ पर 2 था तो इसे 1 बढ़ा दिया गया, और गुणा 6 + 1 ये किया गया, मतलब जो नंबर है ना उससे 1 आगे लिया गया। तो देखिए यहाँ पर 1 था, 1 में 2 का गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, और 2 में 3 का गुणा कराएंगे तो 6 आएगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा। आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट पता होने से, अगर अभी भी नहीं पता है आपको तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डन कर सकते हैं। इस आकृति में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए जब कभी भी इस प्रकार से आकृति बनाई जाती है, ऐसे खंड विभाजित किए जाते हैं, तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या खंडों के योग के समान होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 खंड है ना, तो आप 1 + 2 + 3 इसको जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 6। इसमें 6 त्रिभुज है, इसी का प्रयोग किया गया। अब ये देखिए थोड़ा सा 3D दिख रहा है, 3D दिखने के कारण हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से इस आकृति को बाहर करेंगे। जब इतने को बाहर निकाल लिया गया, आप इसमें देखिएगा कितने खंड है, 1 2 3 4, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10 त्रिभुज रहा। इसके बाद देखिए एक ये पीछे की तरफ दिख रहा है त्रिभुज संख्या 11, और एक यहाँ पर दिख रहा है त्रिभुज संख्या 12। तो इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन ए में है, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, देखिए कोई संख्या उसका वर्ग है, मान लीजिए संख्या x है, ठीक, x को उसके वर्ग में से घटाएंगे, मतलब x² करेंगे, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 72। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, पहला तरीका ये है। और बाकी दूसरा तरीका अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट में सॉल्व करने, तो आप ऑप्शन मेथड के साथ जा सकते हैं। देखिए संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 6 का स्क्वायर 36 होता है, बात ही नहीं, खत्म कर दो, है ना, क्योंकि 36 72 से छोटा ही है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 15 घटाएंगे तो 210 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पर 72 दिया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, लेकिन आना 72 चाहिए, ये भी खत्म हो गया। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में से 9 घटाएंगे तो 72 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में है, यही इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। देखिए अगर इसी चीज़ को आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते तो क्या लिखते, x² - x - 72, क्योंकि 72 को इधर भेजेंगे बराबर 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लिखेंगे x² - 9x + 8x - 72। x को कॉमन कीजिएगा, x - 9, और फिर यहाँ से +8 को कॉमन कीजिएगा, x - 9। x - 9 एक बार लिखेंगे और x + 8 एक बार लिखेंगे। देखिए x - 9 = 0 है, तो x बराबर 9 हो जाएगा, और x + 8 बराबर 0 है, तो x बराबर -8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए -8 तो दिया ही नहीं है, तो इसी वजह से आप 9 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बेसिक तरीके से ऑप्शन मेथड से चेक कर लीजिए। ये क्वाड्रेटिक मैथ्स में आपने सॉल्व करना सीखा होगा, हम लोगों ने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया, यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, ठीक। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम होना है 12 अक्टूबर को। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, जितना समय बचा हुआ है अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तैयारी हो जाए तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। अगर आप मॉक नहीं लगाएंगे ना तो आपका लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। मॉक लगाने से लेवल बूस्ट होता है, आप सिले मिस्टेक से बच सकते हैं। तो मॉक के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस मात्र 2399 रुपये। इसमें आपको कुल 55 टेस्ट मिलेंगे। 55 टेस्ट लगाने के बाद आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, आपका लेवल बूस्ट हो जाएगा। अगर आप इस सीरीज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी
ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।